ओके, जय हिंद एवरीवन। ये कुछ क्वेश्चंस आए हैं, डाउट आए हैं एक बच्चे की तरफ से वेक्टर क्वेश्चन। ठीक है, वेक्टर का जो पोर्शन है हमारा, उस पोर्शन से रिलेटेड कुछ बच्चों का डाउट आया है हमारा। मतलब 4-5 क्वेश्चन है, हम डिस्कस करेंगे इसी पूरे वीडियो में, तो उसको ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन हम कह रहा है हमारा कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी इफ आर इक्वल टू डी। अगर वेक्टर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आर वेक्टर अगर इस तरह से लिखा जा रहा है, इसका मतलब कि ये जो है इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये जो आर है इसका मैग्नीट्यूड है और ये जो है इसका मैग्नीट्यूड है। तो कह रहा है कि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब आर वेक्टर और वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इन दैट केस व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सिंपल है। देखिए, इसके लिए अगर ध्यान से देखा जाए तो वेक्टर आर है क्या, वेक्टर आर है क्या, वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बी, मतलब दो वेक्टर का एडिशन, दो वेक्टर का एडिशन। और हमने देखा था इसको कि अगर दो वेक्टर का एडिशन है तो इसका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अगर एडिशन है तो हमें लिखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट में अगर दो वेक्टर का एडिशन हो रहा है, जहां थीटा जो है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। उसी तरह हमने देखा था अगर दो वेक्टर का डिफरेंस है, मतलब वेक्टर ए से हम वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वेक्टर ए से वेक्टर बी को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इन दैट केस जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगा हमारा स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अगर ध्यान देखा जाए तो यहाँ पर जो थीटा है वो इन दोनों के बीच का एंगल है, यहाँ पर भी जो थीटा है इन दोनों के बीच का एंगल है। तो एडिशन में हमने जो दो वेक्टर लिया है हमने, और सब्ट्रैक्शन में जो दो वेक्टर हमने लिया है, दोनों सेम है यहाँ पर। अभी कह रहा है कि दोनों मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल है। तो मान लीजिए दोनों मैग्नीट्यूड का हमने एक दूसरे के इक्वल कर दिया, ठीक है, और दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। जब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या ये स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो एक्सप्रेशन बचेगा हमारे पास वो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, करेंगे क्या हम लोग, इस स्टेप पे आए कैसे, यहाँ पहुंचे कैसे हम लोग कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड को जब इक्वल करेंगे और स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड में, स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड में, तो ये स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे या स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अगर ध्यान से देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड आरएचएस में जिसका साइन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम, और इसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या ये पोर्शन और ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर आप एलएचएस में भी लेके आएंगे, आरएचएस में इन दोनों को लेकर जाएंगे तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अल्टीमेटली बचेगा एलएचएस में 2ab cos थीटा और आरएचएस में माइनस 2ab cos थीटा। इसको हमें क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है एलएचएस में। और हमें पता है जब ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो ये साइन क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। तो अल्टीमेटली होगा क्या यहाँ पे हमारे पास 2ab cos थीटा, ये माइनस जब आप एलएचएस में लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। ओवरऑल वैल्यू 2 + 2 4, दिया जाएगा हमारे पास 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। 4 अगर दोनों साइड डिवाइड करते हैं तो यहाँ से 4 हट जाएगा, यहाँ डिवीजन में 4 0 ही आएगा हमारे पास। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ab भी इस साइड डिवाइड कर दें, दोनों साइड डिवाइड कर दें, मतलब ab इस साइड भी डिवाइड करें तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ab इस साइड भी डिवाइड करें तो 0/ab कुछ वैल्यू रहेगी, 0 ही हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो आएगा cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो थीटा के किस वैल्यू पे cos जो है 0 वैल्यू देता है, थीटा के किस वैल्यू पे cos में 0 वैल्यू देता है, तो कह सकते हैं कि थीटा की वो जो वैल्यू है वो है हमारी 90 डिग्री। तो क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल है ए और बी के बीच का एंगल है वो हमारा 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने कि द एंगल्स विच अ वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस √2k कैप। ऐसा क्या करते हैं ना कि इसके वेक्टर मान लेते हैं कि मान लेते हैं वेक्टर ए है हमारे पास। ठीक है, i कैप प्लस j कैप प्लस √2k कैप।
कह रहा है मेक विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली यार, और ये एंगल दिया है 45 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। तो ये कैसे है कि एक्स के साथ 45, वाई के साथ 45, जेड के साथ 60 डिग्री यहाँ रिस्पेक्टिवली वर्ड हमारा यूज किया गया है। ठीक है, हम क्या करेंगे वन बाय वन चेक कर लेते हैं, वन बाय वन चेक कर लेते हैं किसके साथ कौन सा हमारा एंगल बनेगा। तो मान लेते हैं कि बी वेक्टर जो दूसरा बी वेक्टर है वो एक्स वाई जेड हम डिपेंडेंट मानते रहेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि बी वेक्टर जो हमारे पास है ये एक्स के डायरेक्शन में है। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में बी वेक्टर क्या लेते हैं, क्या हम आई कैप लेते हैं। अगर वेक्टर पढ़ते समय आपने ध्यान दिया होगा तो एक्स डायरेक्शन में हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें इसमें और इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, अगर हमें इनके और इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, तो हमने एक और चीज पढ़ी होगी डॉट प्रोडक्ट। मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मतलब ये थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। क्या हमें यही फाइंड करना है कि इस वेक्टर और इस डायरेक्शन के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो ये वेक्टर हो गया, एक्स को रिप्रेजेंट करता है आई कैप, तो हमने इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए हमने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज किया है। तो ए डॉट भी हमें पता है कि बस आई डॉट आई 1 होगा, बाकी आई डॉट जे आई डॉट के ये 0 होगा डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो कह सकते हैं ए डॉट पे अगर मैं लिखूं तो आई डॉट आई सिंपली 1 लिख दूंगा और बाकी पोर्शन 0 हो जाएगा, तो प्लस जीरो आएगा, इसका मतलब नहीं लिखने का। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड क्या है, क्या लिख सकते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड हम स्क्वायर रूट ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका कोएफिशिएंट कितना 1 का स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट कितना 1 का स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट कितना अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अल्टीमेटली आ जाएगा स्क्वायर रूट में 1 + 2 इट विल बी इक्वल्स टू 4, इट विल बी इक्वल्स टू 2। यानी ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आ जा रहा है 2 आ जा रहा है। तो हम पुट कर देंगे ए 2 और बी का मैग्नीट्यूड कितना, यूनिट वेक्टर का कोएफिशिएंट 1 है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा इनटू 1 और cos थीटा। क्या यहाँ लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो क्या थीटा के किस वैल्यू पे, क्वेश्चन क्या है, थीटा के किस वैल्यू पे cos थीटा हमें 1/2 देता है। आप टेबल देखेंगे तो थीटा के हमारे 60 डिग्री वैल्यू पे हमें क्या देगा cos थीटा, क्या देगा थीटा में, cos थीटा में 1/2 वैल्यू देगा हमें। तो ये तो हो गया एक्स एक्सिस से, ये तो हो गया हमारा एक्स एक्सिस से। इसी तरह सेम मैनर में आप फाइंड कर सकते हैं वाई एक्सिस से। तो ए वेक्टर अभी भी हमारे पास सेम है, ए वेक्टर अभी भी हमारे पास सेम है, क्या यही आई कैप प्लस जे कैप प्लस अंडर रूट 2 के कैप। बी वेक्टर इधर हमारा चेंज हो गया, पहले हम एक्स एक्सिस से फाइंड कर रहे थे तो हमने आई कैप लिया, अब हम वाई एक्सिस से फाइंड करेंगे तो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कौन करता है, जे कैप रिप्रेजेंट करता है, यहाँ हम लिख सकते हैं जे कैप। अब हमें दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। ठीक है ना, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन अगेन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर जो हमारा फाइंड करना है। तो ए डॉट ही फाइंड करना है, तो आई डॉट जे 0, के डॉट जे 0, जे डॉट जे हमारा क्या आएगा, इसका जो कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन और जे डॉट जे हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोएफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा। और इसका जो मैं ये पोर्शन पूरा हो गया इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ हमने यहाँ फाइंड किया था 2, यहाँ 2 पुट कर दीजिए। बी का मैग्नीट्यूड कितना 1 ही रहेगा, cos थीटा जो दोनों के बीच का एंगल है। तो यहाँ से अगेन आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो क्या कह सकते हैं कि थीटा के किस वैल्यू पे cos थीटा हमें 1/2 देता है, तो क्या कह सकते हैं थीटा के 60 डिग्री एंगल पे हमें cos थीटा 1/2 देता है। सेकेंड हो गया। थर्ड हम फाइंड करेंगे किस पे, विद जेड एक्सिस, विद जेड एक्सिस। तो अगेन वेक्टर ए सेम है हमारे पास, वेक्टर ए सेम हमारे पास डेट आई कैप प्लस जे कैप प्लस अंडर रूट 2 के कैप। ओके, बी वेक्टर अब क्या बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस से था तो आई कैप, वाई एक्सिस से था तो जे कैप, जेड एक्सिस से है तो के कैप करेंगे और यहाँ हम के कैप लिख देंगे। अगेन हमें एंगल किसी से बीच में फाइंड करना है, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है। अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा। एक सजेशन है, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना तो फॉर्मूला बोल बोल के, घर में बैठ कर पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला बोल बोल के लिखिए, और हर बार जितनी बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत पड़े हर बार फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते आपको फॉर्मूले कॉन्सेप्ट हर चीज याद हो जाएंगे, अलग से बैठ कर न्यूमेरिकल याद करने की जरूरत नहीं है। तो बस जब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जितनी बार आप लिख सकते हैं लिखिए फॉर्मूले को।
ठीक है। और उसको बोलते हुए लिखिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तेजी से बोलने आप भी ऐसा बोलने लगेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। अच्छा, ए डॉट बी तो आई डॉट के 0, वेक्टर के ध्यान से पढ़ेंगे तो इतना पता होगा आई डॉट के हमारा क्या है 0, जे डॉट के 0 हमारा, केवल के डॉट के हमारा 1 आता है और इसके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √2 है, तो 1 × √2 क्या हो जाएगा √2 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ हमने फाइंड किया था 2 आया था, यहाँ 2 लिख दीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ हमने फाइंड किया था क्या, यहाँ पे के कैप है तो फाइंड किया क्या 1 ही आएगा हमारे पास, 1 cos थीटा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू √2/2 और √2/2 को आप डिवाइड करेंगे या कैंसिल आउट करेंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2। अब क्वेश्चन खुद से क्या पूछना है कि थीटा के किस वैल्यू पे cos थीटा 1/√2 देगा। जैसे आप खुद से क्वेश्चन पूछेंगे आप जवाब दे देंगे क्या 45 डिग्री एंगल। तो क्या कह सकते हैं कि जो एक्स वाई जेड से एंगल हमारा बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री विद एक्स 60 डिग्री विद वाई 60 डिग्री विद जेड 45 डिग्री। हमारा आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, आंसर ये वाला हमारा क्वेश्चन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी, मतलब इन दोनों का समेशन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, 10 न्यूटन और 6 न्यूटन का समेशन क्या क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन पढ़ते ही 10 + 6 16 न्यूटन नहीं कर देना है और ऑप्शन में खोजना है कि 16 न्यूटन नहीं है तो या तो ये करेंगे कि हम जो सबसे क्लोज है उसको मार्क कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है, पहले थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं ना कि है क्या ये, पूछना क्या चाहता है ये। क्योंकि हमें पता है कि वेक्टर सम दो वेक्टर का, मान लीजिए हम लिखते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मान लीजिए लिखते हैं आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो दो वेक्टर का समीशन ये है हमारे पास और इसका मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आंसर पूछ रहा है हमसे। इसका अगर मैग्नीट्यूड मैं लिखूं तो लिखूंगा आर इक्वल टू स्क्वायर रूट में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है हमारा, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर का अपना अपना डायरेक्शन होगा, उनको एक्सटेंड करने पे उनके बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल बन रहा होगा, वो एंगल हमारा दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर का समेशन इस थीटा पर रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी अलग अलग हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो सकते हैं सेम, लेकिन थीटा अगर ए और बी हम लें तो हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड आएगा, बी का मैग्नीट्यूड आएगा। क्या थीटा पर हमारा वैल्यू डिपेंड करता है, यस और नो। वेक्टर ए को वेक्टर मैं ओरिएंटेशन चेंज कर दूं तो उन दोनों का समेशन क्या क्या हो सकता है ये पूछ रहा है। क्या कह सकते हैं कि cos थीटा के दो एक्सट्रीम वैल्यू हैं, कौन कौन से, एक 1 और एक -1। cos थीटा के दो एक्सट्रीम वैल्यू हैं, एक है 1 और एक -1, मतलब cos थीटा इससे ऊपर ना नहीं होगा और इससे नीचे भी इसकी वैल्यू नहीं होगी, यानी दो वैल्यू होंगी 1 और -1। तो अगर मैं 1 लिखता हूं यहाँ पर, अगर मैं cos थीटा की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो थीटा पे कौन सी आएगी, 0 डिग्री पे आएगा। तो अगर मैं cos थीटा की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो हमारे पास जो r आएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या ये जो 1 है cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो 1 है cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैथ में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बस याद रखिए कि मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी cos थीटा की और मिनिमम वैल्यू -1 होगी cos थीटा की। थीटा की किस वैल्यू पे, अगर थीटा 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, थीटा 180 पुट करेंगे तो -1 हो जाएगा। यानी अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो मैक्सिमम रिजल्ट देंगे। थीटा 0 का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और थीटा 180 का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। ठीक है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि जो रिजल्टेंट आएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा, क्योंकि हमने cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लिया है तो कह सकते हैं जो रिजल्टेंट हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा। क्या ये फॉर्मूला कुछ देखा देखा सा लग रहा है या सुना सुना सा लग रहा है, ये सुनो। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, यस और नो। क्या कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट में पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे तो अल्टीमेटली जो मैक्सिमम रिजल्टेंट हो सकता है इन दोनों के बीच का वो हो सकता है a प्लस बी। अल्टीमेटली जो मैक्सिमम रिजल्टेंट हो सकता है इन दोनों के बीच का क्या हो सकता है, a प्लस बी। तो अपर लिमिट तो हमको पता चल गया और लोअर लिमिट देख लेते हैं, यानी cos का मिनिमम क्या हो सकता है cos थीटा -1। इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू हो सकती है, इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन कह सकते हैं कि मिनिमम कितना होगा तो -1 होगा। और अगर मैं मिनिमम लूं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि r मिनिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस की जगह अगर -1 आप लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -2ab। और ये फॉर्मूला कुछ देखा देखा या सुना सुना सा लगता है, ऐसा हम ठीक है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या इसको हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा नो, या b माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा आर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या कह सकते हैं a माइनस बी हो जाएगा। यानी हमारे पास दो रेंज आया कि इन दोनों वेक्टर के समेशन पे, इन दोनों वेक्टर के समेशन से हमें कई सारी वैल्यूज फाइंड हो सकती हैं, जिसमें से एक टॉप रेंज होगा, एक मिनिमम रेंज होगा। टॉप रेंज हमारा है कि ये मैक्सिमम वैल्यू ये मिल सकता है और मिनिमम वैल्यू हमें ये मिल सकता है। मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकता है हमें a प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू क्या मिल सकता है हमें a माइनस बी। और थीटा को मैं वैरी करता रहा हूं तो जो भी वैल्यू आएगा वो इन दोनों के बीच में ही आएगा, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, या इन दोनों के बीच की वैल्यू हो सकती है, इसके ऊपर की वैल्यू या इसके नीचे की वैल्यू नहीं हो सकती है, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो दो दिया है 10 और 6 दिया है, तो मैं इन दोनों को ऐड करने पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है, अगर 10 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 प्लस 6 16 न्यूटन आ सकता है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है जी, मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है 16 न्यूटन। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 माइनस 6 ये हो जाएगा 4 न्यूटन, यानी मिनिमम वैल्यू क्या आ सकता है 4 न्यूटन। तो कह सकते हैं कि या तो दोनों को ऐड करने पर 16 आएगा, या तो 4 आएगा, या इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू आएगी, ना तो इसके ऊपर की वैल्यू यानी ग्रेटर देन 16 न्यूटन भी नहीं आएगा और लेस देन 4 न्यूटन भी आंसर में नहीं आएगा। अब ऑप्शन चेक करिए, जो 16 और 4 या 16 और 4 के बीच में या 16 और 4 के बीच में जो रिजल्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। अगर ध्यान से देखा जाए 20 न्यूटन 16 न्यूटन से ग्रेटर है, आंसर नहीं होगा। 2 न्यूटन 4 न्यूटन से लोअर है, आंसर नहीं होगा। 18 न्यूटन 16 न्यूटन से ऊपर है, आंसर नहीं होगा। 8 न्यूटन हमारा 16 न्यूटन और 4 न्यूटन के बीच में लाई करता है, तो क्या कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो होगा 8 न्यूटन होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे खुद से एक बार और ट्राई करेंगे। इसका की पॉइंट यही है, इसका की पॉइंट यही है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। वीडियो के बाद पॉज कर लीजिए, दोबारा खुद से लिखिए, फिर भी नहीं समझता दोबारा रिवाइंड करके इस वीडियो को दोबारा देखने के बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बोर्ड पर। बोर्ड क्वेश्चन से कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्स विल नेवर गिव रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। ठीक है, तो दो पेयर ऑफ फोर्सेस हैं, जैसे 2 न्यूटन 2 न्यूटन 1 न्यूटन 4 न्यूटन 1 न्यूटन 3 न्यूटन 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन। अगेन जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि कोई भी दो फोर्सेज होंगे, कोई भी दो फोर्सेज होंगे, उनके मैक्सिमम और मिनिमम रेंज क्या होगा। तो आर मैक्स हमने देखा था क्या था, वेक्टर ए प्लस मतलब वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड का समेशन। मिनिमम क्या था हमारा, दोनों के मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन। और जो दो वैल्यू लाई करेंगे, जो वैल्यू लाई करेगा या तो ये होगा या तो ये होगा, या इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू होगी, ना इसके ऊपर की ना इसके नीचे की। सेम यहाँ पर देख लेते हैं, इनका मैक्सिमम वैल्यू कितना, मैक्स कितना, दोनों का एडिशन दैट इज 4 न्यूटन, और मिनिमम रिजल्टेंट कितना मिल सकता है, दोनों का सब्ट्रैक्शन दैट इज 0 न्यूटन। तो अगर देखा जाए तो 2 न्यूटन इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, 2 न्यूटन इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आए तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी, अगर यहाँ पर आए तो 1 न्यूटन और 4 न्यूटन मिलके हमें मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दोनों का एडिशन दैट इज 5 न्यूटन, और मिनिमम कितना दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दोनों का सब्ट्रैक्शन दैट इज 3 न्यूटन, दैट इज 3 न्यूटन। तो क्या कह सकते हैं हम कि 2 न्यूटन के बीच में लाई कर रहा है, कहीं नहीं लाई कर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, आंसर हमारा नहीं होगा। उसी तरीके हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा, मैक्सिमम दोनों का एडिशन 3 + 1 4, मिनिमम क्या देगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन दैट इज 3 - 1 2 न्यूटन। ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा 2 न्यूटन, मिनिमम वैल्यू क्या देगा 0 न्यूटन। क्या पूछा हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्स विल नेवर गिव, ओके विल नेवर गिव। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 न्यूटन यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है, तो ये भी हमको एक रिजल्टेंट 2 न्यूटन दे सकता है। मैक्सिमम यहाँ पर 2 न्यूटन है, तो ये भी हमको रिजल्टेंट एक 2 न्यूटन दे सकता है। बस एक ही ऑप्शन हमारा ऑप्शन 2 है, जो हमारा रेंज में मैक्सिमम या मिनिमम या उन दोनों के बीच में रेंज में हमारा 2 न्यूटन लाइन नहीं कर रहा, तो कह सकते हैं हमारा जो आंसर 2 है वो करेक्ट है, क्योंकि यही ऑप्शन ऐसा है जो हमें 2 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स कभी भी नहीं दे पाएगा। तो ये हमारा
क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सेम कंटिन्यूएशन में एक और क्वेश्चन है पास। द एंगल दैट द वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप मेक्स विथ वाई एक्सिस इज। तो ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएगा? सेम प्रोसेस, ठीक है। हमने वेक्टर ले लिया, क्या कह रहा है हमसे? ये कह रहा है ये 2i कैप है और 3j कैप है। इसको आप एक्स वाई एक्सिस में बना भी सकते हैं, ठीक है ना। मतलब 2 यूनिट इन एक्स एक्सिस, 3 यूनिट इन वाई एक्सिस। चलिए y एक्सिस का मतलब क्या हुआ? अगर मैं उसको b वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं तो क्या वो j कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है? y एक्सिस j कैप को रिप्रेजेंट करता है, i किसको? x एक्सिस को, j किसको? y को, और k किसको? z को, ठीक है। ये सारे यूनिट वेक्टर हमको उन डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। हमें इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। सेम प्रोसेस करना है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा। और हमने आपको बताया कि जब a डॉट b करते हैं तो i डॉट j मतलब दो अपोजिट का डॉट 0 और दो सेम का डॉट 1, और साथ ही साथ उनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो j डॉट j तो 1 हो जाएगा, लेकिन 3 इंटू इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बात है, अगर a का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं? स्क्वायर रूट में कोफिशिएंट ऑफ i कैप, i का स्क्वायर, तो i का कोफिशिएंट कौन है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j कैप का स्क्वायर, ये 3 है तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। अल्टीमेटली आएगा क्या? 2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर 9। 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, क्या आ जाएगा यहाँ पर से? अंडर रूट 13। अंडर रूट 13 यहाँ पर वैल्यू आ गई, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास है अंडर रूट 13 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास क्या है? b यूनिट क्या है? तो 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर रिजल्ट आएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन अंडर रूट 13। 3 अपॉन अंडर रूट 13। क्या इसको हम सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू cos को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 3 अपॉन अंडर रूट 13। ये है आंसर हमारे पास। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो कहीं पर भी यहाँ पे cos इनवर्स 3/2 है, लेकिन cos इनवर्स यहाँ 3 बाय अंडर रूट 30 आ रहा है, 13 आ रहा है। तो क्या करेंगे? क्वेश्चन गलत दिया है? नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा स्मार्ट प्ले किया है हमारे साथ, ठीक है ना। क्या स्मार्ट प्ले है? हमें पता है कि cos थीटा इक्वल्स होता है क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। cos थीटा इक्वल्स क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। आप क्या करेंगे? ट्राइंगल बनाएंगे। आप क्या करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे कुछ इस तरह से। राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, इसको हम थीटा लेंगे, ये हम थीटा के सामने वाला लाइन परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। हमको वैल्यू दिया है डिफरेंट डिफरेंट। बेस हमारे पास है 3, यहां से बेस हमारे पास क्या है? 3, क्लियर है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, चलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। तो बेस हमारे पास 3 है, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? हाइपोटेनस कहाँ दिया है? ये 13, अंडर रूट 13 दिया। और बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस पोर्शन में था, थोड़ा सा इसमें कट था, ठीक है। चलिए तो b हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, हाइपोटेनस रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर रूट 3 को। हमें बचपन से पता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या कह सकते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। यहाँ पर लिख सकते हैं हाइपोटेनस कितना? p को इधर स्क्वायर रूट में जाएंगे तो हाइपोटेनस कितना? अंडर रूट 13 का स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा, केवल बचेगा 13 माइनस 3 का स्क्वायर 9। क्या हमारे पास ये आ जाएगा? 13 माइनस 9 4, तो अंडर रूट 4 इट विल गिव्स अस p वैल्यू 2। यहाँ पास आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अब हम देखना है कि कौन सा हमारा आंसर मैच करता है। जैसे tan इनवर्स 3/2 दिया है, तो अगर मैं tan थीटा यहाँ लिखूं, अगर tan थीटा यहाँ लिखूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 2/3, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 2/3। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। तो जो आपके पास कई बार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जो आपके पास आंसर ये आया है वो एग्जैक्टली वो ना देकर कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक का रिलेशन में से कोई एक आइडेंटिटी यहाँ पर दिए गए होते हैं, उससे आपको फाइंड करके वो आंसर लिखना होता है। इसको प्रॉपर नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपस कि इफ वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b एंड r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर b मे बी। ध्यान देखा जाए
ये हमारे वेक्टर के फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ठीक है। हमें पता है कि दो वेक्टर का समेशन वेक्टर के फॉर्म में हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखें, अच्छा इसके फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या ये पोर्शन ही बस इसमें नहीं है, मतलब 2ab cos थीटा पोर्शन ही बस इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो यानी ये पोर्शन हमारा हट गया है पूरी तरह से, जिसमें से ऑब्वियस सी बात है ए और बी जीरो नहीं होंगे, क्योंकि ए और बी में से कोई भी जीरो होता तो यहाँ पर वो प्रेजेंट नहीं होता। यानी कुछ ना कुछ खेल हमारे cos थीटा के साथ ही हो रहा है। तो कह सकते हैं कि cos थीटा की वैल्यू जीरो है, यहाँ पर कह सकते हैं कि cos थीटा की वैल्यू जीरो है, तभी तो ओवरऑल ये पूरा मल्टीप्लिकेशन हमारा तो जीरो आ जाएगा और अल्टीमेटली आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी cos थीटा की वैल्यू जीरो है। अब देखेंगे जो गिवन ऑप्शन है इनमें से किन ऑप्शंस में हमारा cos थीटा की वैल्यू जीरो मिल जाता है। 120 पे जीरो मिलेगा क्या, नहीं, -1/2 मिलेगा। 60 पे जीरो मिलेगा क्या, नहीं। और 80 पे जीरो मिलेगा क्या, नहीं। क्या कह सकते हैं कि 90 पर अगर cos 90 थीटा इक्वल टू मैं 90 डिग्री पुट करूं तो cos 90 पे हमको क्या वैल्यू मिलेगी, 0 डिग्री, मतलब वैल्यू में जीरो मिलेगा हमारा। तो पॉसिबल आंसर हमारा क्या होगा, ये ऑप्शन 1 होगा पॉसिबल आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। वीडियो थोड़ा लेंदी है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें ज्यादा है, ठीक है ना। जिस बच्चे ने भेजे थे लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक ठाक है हमारे पास। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास 2i कैप प्लस j कैप, वेक्टर भी हमारे पास है 3j कैप माइनस k कैप, वेक्टर से हमारे पास है 6i कैप माइनस 2k कैप, वैल्यू ऑफ वेक्टर a माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर वुड बी। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो एक काम करेंगे, अरे लिख लेते हैं कि चाह कह रहा है हमसे, तो हमसे चाह रहा है कि वेक्टर ए माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ए इक्वल्स टू, तो पहले वेक्टर है हमारे पास क्या है, 2i कैप प्लस j कैप, उसको आई इट इज ए वेक्टर के जगह पे लिख लीजिए कि 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। और माइनस साइन है तो माइनस हमने यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ पर यहाँ लिख दिया। अब b वेक्टर हमारे पास क्या था, 3j कैप माइनस k कैप प्लस 3 है, यहाँ प्लस 3 लिख देंगे। अब c वेक्टर के बारे में कह रहा था, c वेक्टर हम यहाँ लिख देंगे, दैट इज 6i कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। ओपन करते तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2i कैप प्लस j कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस मिल जाएगा हमको, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा प्लस 18i कैप और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 6k कैप। अब एडजस्ट करिए, अगर आप देखें तो नॉर्मल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन था ये, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन था वेक्टर से, ठीक है ना, उसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो 2i कैप इधर हुआ, 18i कैप इधर हुआ, दोनों मिलिए कितने हो गए, 20i कैप, ठीक है। जे बस यहाँ पर इधर तो जो है नहीं, तो प्लस जी कैप माइनस 6j कैप, कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो माइनस साइन माइनस 6 नहीं होगा ये, प्लस माइनस 6 माइनस 5 जे कैप। अब आया था k कैप, तो 2k माइनस 6k कैप, तो प्लस 2k माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 4k कैप, ये हो जाएगा माइनस 4k कैप। अगर ध्यान देंगे तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 20i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप, हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट है। तो ये तो सारे क्वेश्चन हमारे, ठीक है। अगर फिर भी कहीं कहीं डाउट आता है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ बस भेजेंगे, हम दोबारा इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर देंगे और सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।